तो फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के लिए 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो आ चुकी है। तो यहाँ पे जो आपको ये वीडियो मिलेगी ये हमारी एक निचोड़ वीडियो है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है कि यूनिट 1 से लेके 5 तक के जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। और उससे क्या होगा कि एक पूरा का पूरा क्विक रिवीजन, यानी कि 5 यूनिट का एक आपको क्विक रिवीजन या बोल सकते हैं ओवरव्यू मिल जाएगा। और इससे फायदा ये है कि देखो, एक तो डायरेक्टली जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, तो आपके में 10 आते हैं और किसी में 1 में 20 आते हैं, तो उसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली मिल ही जाएंगे। और इसके अलावा कई बार होता है कि छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन मिला के एक लॉन्ग आ जाता है, तो उसमें भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके जाते हो तो पास होने के चांस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आपको जितने भी टॉपिक इंक्लूड हैं पूरे एसपीओसी थर्ड में, सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होंगी। तो जब सबके बारे में पता है तो चाहे वो क्वेश्चन शॉर्ट में आए चाहे वो क्वेश्चन लॉन्ग में आए, आप उसको खाली छोड़कर नहीं आते और कुछ ना कुछ लिख कर आ जाते हो। तो इसीलिए ये वीडियो हमारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसकी हिस्ट्री भी आप लोग सीनियर वगैरह से पूछ सकते हो, काफी बेस्ट रही है। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें यहाँ पे, तो देखो जो हमारी यूनिट 1 और 2 है ना, इसके अंदर से सबसे ज्यादा हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें मोस्टली क्वेश्चन हमारे यूनिट 1 के अंदर से आते हैं, तो इसी से हमने सबसे ज्यादा कवर किए हैं और इसका एक पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करें तो जो यूनिट 3rd एंड 4th है उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के मोस्टली हमारे स्ट्रक्चर एंड यूजेस ही आते हैं, तो यही हमारा देखने को मिलता है। और इसके बाद जो हमारी यूनिट 5th हमारी आती है वो हमारी रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक एविडेंस के ऊपर है। तो इसमें नेम्ड रिएक्शन है, तो नेम्ड रिएक्शन को वैसे लॉन्ग में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से कोई सी हमारी 2-3 रिएक्शन हो गए शॉर्ट में, यानी कि केवल उस रिएक्शन की डेफिनेशन और उसकी मेन रिएक्शन आप लिख दोगे तो आपकी 2 नंबर के अकॉर्डिंग हो जाती है वो, मतलब बिना मैकेनिज्म के। तो ये सारी बातें हमारी 5 यूनिट के अंदर थी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो आपको है ना, तो पीडीएफ वगैरह आप आई नो आपको चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। तो हमने क्या किया है कि जो हमारे कुछ कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको यूनिट 2 से, यूनिट 1 के हैं केवल यहाँ पे, तो यूनिट 2 से आपको सारे मिल ही जाएंगे देखने के लिए। तो अब हम बात करें यूनिट 1 के बारे में, तो वो बेसिकली हमारा क्या नाम है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोमर्स हमारे क्या होते हैं। तो आइसोमर्स सिंपल ही हमारे वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होता है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो हमारा डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये हमारा इथाइल अल्कोहल है, तो यहाँ पे अगर देखोगे 1-2 कार्बन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं C2। इसके बाद हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि H हमारा 6 है और 1 हमारा होता है O, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्बन हमारे 2 हैं, तो यहाँ हो जाएगा C2। अब H कितने हैं, 3-3-6, तो यहाँ हो जाएगा H6 हो जाएगा, और O हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो C2H6O और यहाँ पे देखो C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हमारा होता है भाई इथाइल अल्कोहल, इसमें OH लगा हुआ है, और ये हमारा होता है डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि यहाँ पे क्या है पूरा हमारा ईथर बना हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो कि दोनों का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है। तो जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है, इनको हम जो है आइसोमर्स बोलते हैं। और ये जो फिनोमेना होता है, इस पूरे फिनोमेना को हम आइसोमराइजेशन बोल देते हैं। तो अगर कभी आता है तो आइसोमराइजेशन दीज आर दोस फिनोमेना इन विच दोस कंपाउंड इंक्लूड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इस तरह आप यहाँ लिख के आ सकते हो। बाकी ये जो हमारी आइसोमराइजेशन है, इसमें हमारी 2 तरह की मतलब आइसोमराइजेशन आती है। एक आती है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, इसको हमने सेकंड सेम में कवर किया था। तो इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन अब हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट आती है, इस वाली यूनिट का पूरा नाम ही है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो आइसोमेरिज्म तो है कि यहाँ पे फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर वाला है, लेकिन स्टीरियो मतलब यहाँ पे मेनली हो जाता है स्पेस के बारे में बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों ही हमारे सेम है, लेकिन जो अरेंजमेंट है उनका वो हमारा डिफरेंट हो जाता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो ये देखो, ये हमारा क्या होता है एक्चुअल में, तो इससे आपको अच्छा समझ आएगा। तो जैसे ये मैंने नॉर्मल बना दिया, तो ये CH, ये CH और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है डाई क्लोरो, और ये हमारा डबल बॉन्ड है तो डाई क्लोरो, और ये 2 है तो ये हमारा इथीन हो जाएगा। तो डाई क्लोरो इथीन हो गया। देखा जाए इधर भी सेम है, डाई क्लोरो इथीन हो गया। लेकिन जब इनका अरेंजमेंट देखा गया, तो जब हमने इसको बनाया तो कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है। अब क्या किया हमने, यहाँ पे एक है जिसके साथ जो अटैच था वो एक इधर लगाया, एक ऊपर लगाया, और यहाँ पे क्या नीचे दोनों हमने Cl ग्रुप लगा दिए। लेकिन अगर यहाँ पे हमने देखा गया तो यहाँ पे क्या है, ये इधर है, ये इधर है, ये क्रॉस में है, और जो Cl है ये भी हमारे क्रॉस में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या समझ आया कि यहाँ पे देखा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है, और देखा जाए कहीं हद तक हमारा स्ट्रक्चर भी सेम है। दोनों में Cl है और इधर HH है। यहाँ पे तो अलग था ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये था एल्कोहल वाला, इसमें हमारा ईथर वाला था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए हमारे फंक्शनल ग्रुप भी सब सेम है, क्लोरीन क्लोरीन डाई क्लोरो हमारे, और दोनों में HH जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन हमारे दोनों क्या है, ब्लो द प्लेन है, नीचे नीचे है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हमारा ब्लो द प्लेन है, एक हमारा अबव द प्लेन है, यानी कि एक
एक प्लेन से ऊपर है, एक नीचे है। तो ऐसी कंडीशन जब क्या होता है कि मान लो दोनों के दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि देखा जाए ये नीचे हैं दोनों क्लोरीन, तो इसको हम बोलते हैं सिस। और यहाँ पे क्या है कि एक हमारा इधर है एक इधर है, यानी कि जब ये क्रॉस में है एक दूसरे के, इसको हम बोलते हैं ट्रांस। तो ट्रांस का मतलब एक तरह से मान लो ट्रांस होता है किसी को क्रॉस करना है, यानी कि ऐसे जा रहा है, ट्रांस कट कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांस मतलब मान लो कि ये एक दूसरे के हैं ऐसे अपोजिट में है, तो इसी को ट्रांस बोल देते हैं। और जब सीधे होते हैं तो इसको हम सिस बोल देते हैं, यानी कि एक तरह से बहनें मान लो कि ये भाई आपस में सिस्टर्स हैं जो एक जैसी हैं, तो ये सिस हो गई और ये हमारे ट्रांस हो गए जब ये क्रॉस में होती हैं। बाकी ये जो हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये हमारी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो तरह की होती है। ज्योमेट्रिकल के अंदर हमारी ये सिस और ट्रांस आती है, जो मैंने आपको बता दिया, मतलब इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब सेम है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट है वो हमारा अलग है। जब ये सेम डायरेक्शन में हो फंक्शनल ग्रुप हमारे तो सिस हो गया, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमारे ट्रांस हो जाते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब सेम होता है। कई हद तक उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग प्रॉपर्टीज, सारा कुछ सेम होता है। लेकिन उनका अलग क्या होता है कि उनका जो मतलब बिहेवियर होता है लाइट के टुवर्ड, वो हमारा डिफरेंट होता है। तो अगर आप वैसे डिटेल्स में देख लेना, जो हमारी यूनिट 1 है वहाँ अच्छे से सारा कुछ बताया गया है, पर इसका थोड़ा बहुत फंडा ऐसे समझो कि एक हमारी लाइट होती है, जैसे नॉर्मल अगर मैं आपको बोलूँ तो कोई भी हमारी लाइट है, अगर सिंपल मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये हमारी लाइट है तो इस तरह डायरेक्शन देती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक ऑप्टिकल जैसे हमारा प्रिज्म वगैरह कुछ लगा लेते हैं, वो क्या करता है सभी लाइट को कंडेंस करके एक डायरेक्शन में भेजता है। तो इस तरह हमारी एक सीधी लाइट जाती है। तो ये जो सीधी लाइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, यानी कि प्लेन एक हमारी सिंपल डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ हमारे केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं, जैसे हमारा लैक्टिक एसिड मान लो, तो हम क्या करेंगे उस लैक्टिक एसिड को सब्सटेंस को हम यहाँ बीच में लगा देते हैं। और जब हम बीच में लगा देंगे, इसके लिए हमारा पोलराइज ट्यूब होता है जिसके बीच में हम सॉल्यूशन को भरते हैं। तो जब इसको बीच में लगा देते हैं और जब ये लाइट हमारी इसको पास करेगी, तो लाइट क्या है अभी स्ट्रेट जा रही है, तो लाइट का क्या है यहाँ पे 3 तरह का शो होगा। या तो लाइट हमारी सीधी निकल गई, उसको कोई मतलब नहीं है, सिंपल है। या फिर लाइट क्या होती है हमारी इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती है। क्लॉकवाइज क्या है, जैसे आप लोगों के घर पे घड़ी लगी होगी 12 1 2 3, तो ऐसे घड़ी चलती है 12 से 1 बजा 2 बजा 3 बजा ऐसे चलती है। तो ये जो डायरेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और या तो वो हमारी लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, अब हमारा उल्टी चल रही है घड़ी 1 से 2 12 बजा, फिर 11 10 9 8 7, तो जब ऐसी उल्टी घड़ी चलती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी कि हम घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब घड़ी के डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारा कोई भी सब्सटेंस है उसने मान लो इस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो वो हमारा हो जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो वो हमारा हो जाता है लीवो रोटेटरी। और जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस लाइट को मूव कर दें, यानी कि इसकी लाइट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोल देते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना होता है जिसमें हमारा ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, इस लाइट को पूरा कर रहा है, इसी फिनोमेना को हम यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। यानी कि सिंपल ऑप्टो आइसोमेरिज्म क्या है कि वो फिनोमेना है जिसमें लाइट के अकॉर्डिंग जो हमारा सब्सटेंस है उसका बिहेवियर अलग है। जैसे कोई सब्सटेंस हमारी इस लाइट को इधर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, कोई हमारा इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, और कोई हमारे इसको प्लेन कर रहा है। तो ये जो फिनोमेना है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। और जो सब्सटेंस इसको मूव कर देते हैं, यानी कि लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, चाहे वो डेक्स्ट्रो करें यानी कि क्लॉकवाइज, चाहे वो लीवो करें एंटी क्लॉकवाइज, वही हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो डेक्स्ट्रो होते हैं ये हमारे क्लॉकवाइज कर रहे हैं, सिंपल सा फंडा है। तो इनको हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि भाई ये मतलब सिंपल जो रेगुलर होता है नॉर्मल उसमें चल रहे हैं। बाकी जो लीवो है वो इसको अपोजिट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो इसको नेगेटिव साइन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों के बारे में अच्छे से पता चल गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इनएंशियोमर्स के बारे में। तो इनएंशियोमर एक्चुअल में क्या होते हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। यानी कि नहीं समझे, सिंपल बताता हूं। जैसे मान लो कोई हमारे कंपाउंड है, तो जब कंपाउंड होता है तो उसकी हम उसको मतलब चेक करने के लिए कि वो इनएंशियोमर है, डाइनेंशियोमर है, कायरल है, उसके लिए हम उसकी मिरर इमेज बनाते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा एक लैक्टिक एसिड है, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि ये हमारा पूरा है और इसकी एक मिरर इमेज यहाँ पे बन गई। सिंपल सी बात है। अब देखा जाए तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज देखा जाए तो अगर आपने क्या किया, इसको शीशे में देखोगे तो इसके सामने वाला इधर आएगा और इसका ये इधर आ रहा है, इसका ये इधर आ रहा है, और ये एच इधर बाहर की तरफ था तो इधर भी हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। तो देखा जाए एग्जैक्ट ये हमारी मिरर इमेज है। जैसे आप शीशे में कभी रख के देखोगे, जैसे आपने बी बनाया ये, तो इसकी मिरर इमेज आपको इस तरह दिखाई देगी। तो ये मिरर इमेज होती है हमारी। तो ये हमारी क्या है, मिरर इमेज है इनएंशियोमर। लेकिन क्या होता है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं हमारे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अब इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये फिट नहीं बैठेगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एच अगर हम इसको पूरा ऐसे उठा के ऐसे रखेंगे तो ये एच हमारे इस OH के ऊपर आएगा और ये वाला
ये वाला OH जैसे H के ऊपर आएगा, तो भाई फिट तो बैठेंगे नहीं, ये तो फिट बैठ गया, ये तो फिट बैठ गया। इसका एग्जाम्पल ये समझो जैसे B है, तो अगर हम B को, ये मिरर इमेज है, लेकिन अगर इसको हम उठा के रखेंगे तो ये इसके ऊपर बैठेगा, ये हमारा इस तरह का B है, और अगर इसके ऊपर रखेंगे तो इस तरह का बन जाएगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठते हैं, तो इसी को हम नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे में इम्पोज नहीं हुए, ये एक दूसरे में घुसे नहीं। तो जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, वो हमारे एनेंशियोमर कहलाते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे जो एनेंशियोमर बनने की प्रोसेस होती है उसको हम एनेंशियोमेराइजेशन बोल देते हैं। तो यही है मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। बाकी सुपर इम्पोजेबल क्या होता है अगर आपको समझना हो, तो जैसे मान लो ए है और ए को हमने ए बनाया, तो ए से जब ए बनाया ना, जो आकाश से हमारा आकाश बन रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे क्या मिरर इमेज है। और मिरर इमेज के साथ में क्या कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो आराम से रख भी जाएगा, तो ये हमारा सुपर इम्पोजेबल भी होता है। तो मिरर इमेज भी है और सुपर इम्पोजेबल होता है, लेकिन जो एनेंशियोमर है वो हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। बाकी अब हम बात करें डाई स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में, तो डाई स्टीरियोआइसोमर्स हमारे क्या होते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे। इसके अलावा ये नॉन मिरर इमेज भी है, यानी कि ये एक दूसरे जैसे सेम भी नहीं होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें दो स्टीरियो सेंटर पाए जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये हमारा डी टार्टरिक एसिड है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, तो दो स्टीरियो सेंटर होते हैं हमारे, यानी कि दो सेंटर हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखोगे इस कार्बन के साथ चारों अलग अलग हमारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑर्गन नहीं, यहाँ पे HAP को पढ़ाते पढ़ाते ऑर्गन ही दिमाग से निकल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये अलग अलग हमारे एटम या फिर कंपाउंड जुड़े होते हैं। जैसे कार्बन के साथ यहाँ पे COOH जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे OH जुड़ा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे H जुड़ा है हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखा जाए पूरा हमारे कंपाउंड जुड़ा हुआ है। सिर्फ कार्बन है लेकिन ये पूरा कंपाउंड जुड़ा है, तो चारों हमारे अलग अलग है। उसी तरह इसके लिए देखोगे तो ये अलग हो गया, ये चारों अलग हो गए। तो ये हमारे दो स्टीरियो सेंटर हैं, यानी कि दो अलग अलग सेंटर हमारे होने जरूरी है। और जब इसकी यहाँ पे हम देखेंगे, ये इसका मतलब एक ये हो गया A और एक ये भी हो गया। तो जब आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो COH है, अब यहाँ पे देखोगे ये OH है और यहाँ पे H है। अगर ये मिरर इमेज होते तो ये दोनों हमारे सेम दिखने चाहिए थे, ये दोनों हमारे सेम है, ठीक है, लेकिन ये दोनों हमारे सेम नहीं है, तो ये हमारे मिरर इमेज नहीं है। लेकिन अब मैं अगर इसको उठा के इधर रखूंगा तो ये तो हमारा इधर फिट बैठ जाएगा, ये भी इधर फिट बैठ जाएगा, लेकिन ये OH हमारा इस H के ऊपर आएगा और ये H हमारा इस OH के ऊपर आएगा। तो इसलिए क्या है कि ये हमारे नॉन मिरर इमेज भी है, यानी कि नॉन मिरर और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है। तो जो ऐसे कंपाउंड है जो नॉन मिरर भी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, उसको हम डाई स्टीरियोआइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इनके पास दो स्टीरियो सेंटर पाए जाते हैं। तो एनेंशियोमर में क्या था कि वो मिरर तो थे लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं थे, लेकिन डाई स्टीरियोमर क्या कि ये दोनों ही नहीं होते, ना ही मिरर होते हैं ना ही सुपर इम्पोजेबल होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, यहाँ पे है डिफाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये क्या होता है। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये बेसिकली हमारा वो प्लेन होता है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसी लाइन जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं, और एक दूसरे की वो मिरर इमेज बना देती है। अब जैसे ये हमारा कंपाउंड है यहाँ पे, तो अब क्या होता है कि यहाँ बीच में से अगर हम इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं तो देखा जाए ऊपर सेम है BrHCH3C, यहाँ देखा जाए CBrCH3, तो दोनों हमारे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। और इसके अलावा देखा जाए तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी है, यानी कि देखा जाएगा जस्ट कार्बन के आगे कार्बन, Br के आगे Br और H के आगे H और इधर CH की तरह CH3, तो देखा जाए मिरर इमेज भी होते हैं। तो ऐसे जो हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये हमारी वो लाइन होती है जो हमारी एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट को दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड कर देती है। सिमेट्रिक मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं हमारे। अब बात करें हम सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो इसको हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। अब ये बेसिकली क्या कि ये वो पॉइंट होता है अगर हम उस पॉइंट से किसी भी एटम के पास अगर लाइन खींचते हैं तो वो हर तरफ से हमारी बराबर होती है, यानी कि कहीं भी खींचे। जैसे मान लो ये हमारा एक पूरा का पूरा एक कंपाउंड है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे देखा जाए इधर हमारा Cl और CH3, इधर हमारा Cl CH3, इधर हमारा BrH और इधर हमारा BrH। अब ये जो ऊपर के हैं Cl H CH3 Br, ये हमारे अबव द प्लेन है, और ये नीचे है Br Cl3 HCl, ये हमारे बिलो द प्लेन है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये बिलो द प्लेन Br यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों को कनेक्ट करो, चाहे यहाँ से यहाँ करो या यहाँ से कहा करो, जितने भी करोगे ना ये एक सेंटर पे जुड़ रहे हैं जाके, और ये इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से इधर यहाँ से इधर, ये सब हमारे बराबर पड़ेंगे। देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर ऐसे भी देखोगे, देखो ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो सारे हमारे बराबर डिस्टेंस पे होते हैं और एक कॉमन इक्वल पॉइंट पे जुड़ जाते हैं जाके। तो ये वाला जो हमारा सेंटर होता है जहां से हमारा हर एक एटम के पास मतलब एक कॉमन ये पूरा जुड़ जाता है, हमारा आइडेंटिकल लाइनें बन जाती हैं, ये पूरा पॉइंट ऑफ सिमेट्री हमारा कहलाता है। तो सिंपल ही बात है कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री हमारा वो सेंटर है जहां से अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन किसी भी एटम के लिए खींचते हैं तो वो हमेशा हमारी हर एक एटम के लिए इक्वल रहेगी, इक्वल। यहां से इसकी डिस्टेंस इक्वल है, यहां से इसकी डिस्टेंस भी इक्वल है, यहां से इसकी हर एक डिस्टेंस हमारा इक्वल होता है। तो वही पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहलाता है, या इसी को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोल देते हैं।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे मीजो कंपाउंड्स के बारे में। तो मीजो कंपाउंड्स क्या होता है कि ये हमारे वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास 2 और मोर असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ये हमारे वो कार्बन होते हैं जिनके पास 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसके अलावा इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे दोनों को इक्वल, जो मैंने अभी आपको बताया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम क्या होता है कि अगर वो किसी के बीच में आ गई तो वो दो मतलब आइडेंटिकल यानी कि इधर और इधर दोनों को बराबर में डिवाइड कर देती है। तो वही हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, यानी कि दो सिमेट्रिकल को यहाँ पे डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है, जैसे आप एग्जांपल से समझो, ये हमारा टार्टरिक एसिड है, तो यहाँ पे देखा जाए कार्बन कार्बन और OH OH, ये हमारा पूरा का पूरा एक था। अब अगर बीच में हम इसको लाइन खींच देंगे ना, तो हमारा क्या करेगा, ये एक इक्वल पार्ट हो गया और ये इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको दो वर्ड समझने हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है असिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब होता है इक्वल, यानी कि कोई भी चीज हमारी सेम है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ने क्या किया कि यहाँ पे दो सिमेट्रिकल कंपाउंड को अलग अलग कर दिया जो एक जैसे थे। अब अगर इसका मिरर इमेज देखोगे तो कार्बन से कार्बन, OH से OH, CH से CH और इससे, यानी कि अगर देखोगे मिरर लगा के तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ही इक्वल दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसके अलावा इसमें दो असिमेट्रिक कार्बन भी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ये कार्बन है तो इसके बाद 4 अलग अलग हमारे एटम जुड़े हैं, जैसे इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर हमारे एक H जुड़ा है, इधर हमारे एक OH जुड़ा है और इधर ये पूरा हमारा अलग कंपाउंड जुड़ा है। तो देखा जाए चारों हमारे अलग हैं, इसीलिए ये हमारा असिमेट्रिक कार्बन हो गया। सेम हमारा ये हो जाता है। तो जैसे हमारे वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने देखा था, सेम हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत कुछ आपको सब कुछ कॉमन कॉमन देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे हो गए मीजो कंपाउंड, जो बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर देते हैं, असिमेट्रिक कार्बन होते हैं और हाफ हाफ में पूरा डिवाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कायरल कंपाउंड एक्चुअल में क्या होते हैं और अकायरल कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखो, जो मैंने आपको भी बताया ना, सिमेट्रिकल का जो असिमेट्रिक हमारा कार्बन होता है वही हमारा होता है कायरल कंपाउंड। यानी कि कायरल कंपाउंड हमारे एक्चुअल में वो कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। और कायरल कार्बन वो कार्बन है जिसके पास चारों डिफरेंट और डिफरेंट हमारे सब्सटेंस, डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट होता है। जैसे ये कार्बन है तो इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है, इधर CH3 है और इधर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो चारों हमारे पास डिफरेंट प्रेजेंट है। तो ये हमारे कहलाते हैं हमारे सिंबल कायरल कार्बन, या इसी को हम असिमेट्रिक कार्बन बोल देते हैं। बाकी ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यानी कि अगर देखोगे इसका ये इक्वल हो गया, इसका ये इक्वल हो गया, यहाँ से H आ गया, यहाँ बीच में OH था, OH आ गया और लास्ट में CH3 आ गया। लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी कि अगर इनको उठा के रखोगे तो आप इनके ऊपर नहीं रख पाओगे। यानी कि सिंबल देखा जाए तो इन एनसियोमर्स की तरह ही हमारे ये सिंबल हो जाते हैं, जो हमारे एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल है लेकिन मिरर इमेज होते हैं। उसके अलावा जो डाइन एनसियोमर्स थे वो दोनों ही नहीं होते हमारे। तो वही यहाँ लिखा है कि कायरल, जो हमारे कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिसके बाद चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूट जुड़े होते हैं और ये बेसिकली असिमेट्रिक में बाद में फॉर्म कर देता है। बाकी अब हम बात करें अकायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो भाई सिंपल था। कायरल में हमारे जो कार्बन ऐसा था जिसके बाद चारों अलग अलग जुड़े थे, तो अकायरल में वो होगा जिसमें चारों हमारे अलग अलग नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे सिंपल देखा जाए तो ये कार्बन है तो यहाँ पे H है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे F है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए दोनों तरफ क्या है, हमारे क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, तो ये क्या है कि एक दूसरे की यहाँ पे ये क्या हो गए, सिंपली हमारे मिरर इमेज तो हो गई। यानी कि देखा जाए इसका ये इधर और ये इधर मिरर तो होंगे, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ये हमारी किसी भी लाइट को पोलराइज नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है कि ये सिंपल हमारे क्या है, मिरर मतलब इसमें असिमेट्रिक कार्बन नहीं है जो पहला होता है, और असिमेट्रिक कार्बन ना होने की वजह से, कायरल कार्बन ना होने की वजह से ये हमारा इनएंसियोमर भी नहीं है, तो ये हमारी लाइट को मतलब पोलराइज नहीं करता है। बाकी ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल भी हो सकते हैं अगर हम इसको रोटेट कर दे 180 डिग्री पे। तो अगर देखो ये था हमारा, हमने इसको जब 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये हमारा उठ के अब जो है इसके ऊपर, इसको उठा के और इसके ऊपर हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इम्पोजेबल भी हो जाता है अगर रोटेट इसको करने के बाद, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है, ये बात याद रखना। बाकी अब हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे दो तरह के मेथड होते हैं, होता है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, एक होता है फिक्चर प्रोजेक्शन। ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को शो करने के लिए होता है। तो जो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन होता है ना, इसमें बेसिकली क्या है, इस तरह के आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें जैसे ये 4 हमारा कार्बन था, इसके बाद 4 डिफरेंट जुड़े हुए हैं। ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा यहाँ पे ये भी एक मतलब एल्कोहल ग्रुप हो गया, ये हमारा एक H जुड़ा है और ये हमारा OH जुड़ा है। तो जो इस तरह के आपको डैश दिख रहे होंगे, इनका मतलब होता है कि जैसे ये हमारा प्लेन है तो इस प्लेन के पीछे, यानी कि जैसे मान लो अगर मैं इस कागज को लूँ, ये प्लेन है मान लो, तो इस प्लेन के पीछे हमारा ये आ रहा है, जो H जुड़ा है वो इसके पीछे से जुड़ा हुआ है, और ये जो OH है ये हमारा इसके ऊपर जुड़ा हुआ है ऐसे करके। यानी कि मान लो ये हमारा ऐसे जुड़ा है OH ग्रुप, और ये हमारा ऐसे नीचे जुड़ा है हमारा H ग्रुप। तो ये हमारा बिलो द प्लेन है, ये हमारा अबव द प्लेन है, इसको शो करने के लिए। और बाकी जो CHO है, तो मान लो ये हमारा पूरा प्लेन है तो ऊपर नीचे हो गया। अब मान लो एक हमारा CHO इधर जुड़ा है, एक हमारा CH2 उधर जुड़ा है, तो ये ऑन द प्लेन है, जो हमारा प्लेन होगा उसी के ऊपर ये हमारे दोनों जुड़े होते हैं। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा फ्लाइंग प्रोजेक्शन होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अलावा जो
फिशर प्रोजेक्शन होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपली जैसे ये था हमारा, तो सिंपल बना देंगे। मैंने बोला ना जैसे ये एच है, तो ये हमारा जो सबसे पीछे जुड़ा होगा उसको हम इधर जोड़ देंगे, जो आगे जुड़ा होता है अबव द प्लस को इधर जोड़ देंगे। जो मैंने बोला था कि ये सी एच ऊपर और ये नीचे, तो इनको हमने प्लेन में ही जोड़ दिया, ऊपर और ये नीचे। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये फिक्सचर है जो हमारा एक लाइन वाला होता है, और इसमें जो क्रॉस ये बीच में आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा कार्बन प्रेजेंट है। क्या है, कार्बन हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा फिक्सचर का होता है और ये हमारा फ्लैंग होता है। ये सब चीजें आप नॉर्मली जानते ही होगे भाई, 4th सेमेस्टर में हो अच्छे से। तो अगर देखा जाए तो लगभग आपने यूनिट 1 कंप्लीट ही कवर कर लिया। कुछ कुछ बातें बताई हैं। तो जैसे हमारा एक होता है नोमेनक्लेचर सिस्टम, उसमें आता है डीएल सिस्टम। तो डीएल सिस्टम को हम यहाँ पे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और जो आरएस सिस्टम होता है उसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसलिए ऐसा क्योंकि ये थोड़ा रिलेशन के बेस में करते हैं और ये एकदम पक्का वाला होता है। यानी कि अगर देखा जाए ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा है वो हमारा आरएस सिस्टम ज्यादा माना जाता है, और आरएस वाला एग्जाम में भी ज्यादा आता है। वैसे दोनों ही आ जाते हैं, लेकिन आरएस वाला ज्यादा आता है। और इस आरएस सिस्टम को अगर कैसे कभी डिफरेंस आता है कि डीएल और आरएस में क्या है, तो कभी कभी आरएल को स्मॉल डीएल भी बोल देते हैं, स्मॉल डीएल सिस्टम। तो ये आरएस वाला ही होता है, कंफ्यूज मत होना। अब जो डीएल सिस्टम है इसके बारे में बात करें तो इसमें डी फॉर होता है डेक्ट्रो रोटेटरी, एल फॉर होता है लीवो रोटेटरी। डेक्ट्रो रोटेटरी क्या है कि ये हमारे वो कंपाउंड होते हैं, जैसे कोई मान लो हमारा कंपाउंड है और जो हमने यहाँ पे लाइट को पास किया था, तो अगर वो कंपाउंड किसी भी क्या करता है, लाइट को, कोई कंपाउंड हमारे किसी लाइट को अगर इधर क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो वो डेक्ट्रो रोटेटरी होता है, जिसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर वो क्या करे, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो वो हम यहाँ पे लीवो रोटेटरी बोलते हैं, और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, इसको नेगेटिव से करते हैं। तो जो डीएल सिस्टम का नाम है ना, वो हम इसी बेस पे रखते हैं कि जैसे कोई कब्स्टांस है, ये ग्लिसरीन है, तो इसके यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा कि ये हमारे इसको, जो हमारा ये कंपाउंड क्या करेगा, इसको लाइट को हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा डी। और ये वाला क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा एल हो जाएगा। तो इस बेस पे हम इसका नाम रखते हैं। और यहाँ पे हम यहाँ पे पहचान कैसे रहे हैं, तो जो हमारा OH ग्रुप है ना, ये कौन सी साइड प्रेजेंट है इससे पहचान है। तो अगर OH ग्रुप हमारे यहाँ पे है, राइट साइड है, हमारी तरफ से ये राइट साइड है, तो राइट साइड प्रेजेंट है तो ये हमारा डी हो जाएगा। और अगर ये इधर लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो हमारा एल हो जाएगा। तो इस तरह हम इसका यहाँ पे नाम वगैरह कर सकते हैं। बाकी इसको डिटेल्स में आप लोग अच्छे से जाके पढ़ लेना। आरएस सिस्टम के बारे में बात करें तो ये भी कुछ सेम है, दोनों के दोनों हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए होते हैं। तो आरएस में हमारा आर होता है रेक्टस, जो राइट, यानी कि ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज अगर कोई सब्सटेंस रोटेट करता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। और अगर लेफ्ट होता है एस, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको हम एस से डिनोट करते हैं। बाकी आरएस सिस्टम के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस रूल, यानी कि जब हम इसको, जैसे हमारे किसी को पहचानेंगे ना, तो इसमें हम पहले नंबरिंग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो किसी को भी हम नंबरिंग देंगे, 1 दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, और उसके बाद मान लो अगर इससे 3 दिया तो हम ऐसे इसको रोटेट करेंगे। तो जो भी इसका डायरेक्शन 1 2 3 से रोटेट करता है, तो जिधर भी इसका रोटेशन हो जाता है उसी बेस पर हम इसका नाम रखते हैं। तो ये तो मैं आपसे बोलूंगा कि डिटेल्स में ही आपको पढ़ना आ रहा है। सिस्टम वाला इसका सीक्वेंस रूल हो गया, तो इसको जाओ फटाफट, और लॉन्ग वीडियो लेक्चर वगैरह जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन रेसमिक मॉडिफिकेशन के बारे में। तो इसी को हम रेसमिक मिक्सचर भी बोल देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ना, देखो जो रेसमिक मिक्सचर है ना, वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या है, अब क्यों होता है, तो इसमें हमारा कोई भी सब्सटेंस है तो उसका 50% डेक्ट्रो मिला होता है और 50% लीवो मिला होता है। अब डेक्ट्रो लीवो यानी कि डी और एल दोनों मिल गए। अब देखो यहाँ पे 50-50% जब दोनों का ही हमारा मिक्सचर हो गया, तो इसको आपको पता है कि वो न्यूट्रल कर देगा। तो अब जो लाइट होगी वो हमारी इक्वल यानी कि प्लेन निकलेगी। तो इसीलिए जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं वो एक्चुअल में हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा इक्विमोलर मिक्सचर होता है, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में डेक्ट्रो और लीवो मिले होते हैं। और इन दोनों को बराबर मिलने की वजह से वो हमारा एक न्यूट्रल बन जाता है, और इसको हम रेसमिक मॉडिफिकेशन इसी को बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे मॉडिफाई करके हमने एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बना लिया है। तो जैसे एग्जांपल एल एनिलीन और डी एलिनिन है, इसको 50-50 मिला के हम यहाँ पे रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर बना सकते हैं। अब इसके ना लॉन्ग में हमारे क्वेश्चन आते हैं कि इसको आप ओवरकम कैसे करोगे, तो उसके लिए आप थोड़ा लॉन्ग वीडियो जाके देख लेना। बाकी एक हमारा आता है यहाँ पे डिफाइन पार्शियली एंड एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो असिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंपली कोई भी मान लो हमारे पास एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, जैसे हमारा रेसमिक मिक्सचर था। अब हम इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत हम कोई सा भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिला देते हैं। तो जब हम इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिला देंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव को ऑप्टिकली एक्टिव कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे 50-50 था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँ कि ये 50 डेक्ट्रो है, 50 लीवो है। अब मैंने मान लो इसमें 20% क्या किया, डेक्ट्रो मिला दिया, कोई सा भी मैंने थोड़ा सा, और ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये डेक्ट्रो था। तो मैंने जब मिला दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, डेक्ट्रो ज्यादा हो जाएगा।
तो अब मान लो जो मेरा नया बना वो थोड़ा सा इस तरह बन गया कि 60 बन गया डेक्स्ट्रो और 40 रह गया लीवो। तो अब इसका नेचर चेंज हो गया, तो अब ये क्या करेगा, ये जब इससे पास होगा तो ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो करेगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो हमारा एक पहले ऑप्टिकली इनएक्टिव था वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा बहुत जो अपना ऑप्टिकल एक्टिव कमांड मिक्स कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव बना सकते हैं, इसी को हम असिमेट्रिक सिंथेसिस बोलते हैं। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हम अपने एक असिमेट्रिक यानी कि कार्बल कैरियन बना रहे हैं और हम यहाँ पे एक पूरा का पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को। अब इसमें बेसिकली जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, जैसे ये 70-30 हो गया तो हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है हमारा पार्शियली, एक होता है एब्सोल्यूट। पार्शियली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एनेंसियोमर वगैरह जो हमारे यहाँ फॉर्म हो रहा है वो मतलब थोड़ा पार्शियली हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ऑप्टिकली एक्टिव बन गया तो यहाँ पे ये 70% है, ये 30% है, तो पार्शियली हुआ हमारा, यानी कि आधा बना है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं बना। लेकिन यही जो एब्सोल्यूट है हमारा, इसका एग्जांपल हमारे ग्लूकोज है। वैसे जो एब्सोल्यूट है हमारा उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो रस्मिक मिक्सचर हमारा होता है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव में। एग्जाम्पल जैसे हमारा इथाइल फ्यूमरेट था तो वो कंप्लीटली हमारा डाई इथाइल टार्टरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा था ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये हमारा था ऑप्टिकली एक्टिव। तो कंप्लीटली यहाँ पे कोई पार्शियली नहीं हुआ 70-30%, ये कंप्लीटली हमारा पूरा का पूरा ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने यूनिट सेकंड को क्वेश्चन के बारे में। अब यूनिट 1 हमारी लेंथी हो गई, लेकिन यकीन मानो यूनिट 1 में से क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा आते हैं, 2 मार्क्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में से बनते हैं। तो अब हम बात करें अपनी यूनिट सेकंड के बारे में, तो इसमें बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आता है। और ये वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है कि ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है। अब जैसे मैं आपको सिंपल दिखाऊं, मान लो ये एक है और ये एक है, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिंगल दिखाता हूं। तो मान लो ये मेरा सिंगल था, तो मैं सिंगल क्या है इसको आराम से ऐसे रोटेट कर पा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। लेकिन वही अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले दूं, तो जब मैं डबल बॉन्ड लूंगा ना तो अब क्या होगा, देखो रोटेट कर रहा हूं अटक गई, रोटेट कर रहा हूं अटक गया। तो ये हमारा होता है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारे डबल बॉन्ड के बीच में, और उसी से जो हमारे मतलब यहाँ पे फॉर्म होते हैं उसी को हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा सिस और ट्रांस है। तो अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे हमारा यहाँ पे देखा जाए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये हमारा एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम साइड पे हो, दोनों हमारे नीचे नीचे, तो उसको हम सिस बोलते हैं। जैसे मान लो सिस्टर है तो सिस्टर सेम होती है एक जैसी, तो वो यहाँ पे हो गया। वही ट्रांस मान लो कि ये हमारे क्या एक दूसरे के अपोजिट है, इधर है ये इधर है, यानी कि एक बिलो द प्लेन अबव द प्लेन। तो जब इस तरह के होते हैं इसको हम यहाँ पे ट्रांस बोल देते हैं। तो जो केवल थोड़ा सा ही रोटेशन हमारा हो पाता है और इसी वजह से हमारे सिस और ट्रांस बन पाते हैं। तो यही हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। बेसिकली डिफाइन करना हो तो इसमें सिस और ट्रांस हमारे दो आते हैं, सिस हमारे सेम साइड पे और ट्रांस हमारे अपोजिट साइड पे होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ई एंड जेड आइसोमर्स विद एग्जांपल। अब ना इसके नॉमेनक्लेचर के अलग अलग फंडे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा सिस और ट्रांस हो गया। अब यहाँ पे हमें इसको अगर नॉमेनक्लेचर करना है ई और जेड के बेस पे, तब हम कैसे करेंगे। अब देखो ये हमारा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, थोड़ी बहुत बातें आपको पहले से पता होंगी। तो ई और जेड के अकॉर्डिंग सिंपल सी साइड है कि जब हमारे जो सब्सटीट्यूट अटैच है वो अगर हमारे सेम साइड पर है डबल बॉन्ड से, तो वो हमारे जेड के अंदर आते हैं, और अगर वो अपोजिट साइड पे हैं तो वो हमारे ई के अंदर आते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वैसे मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। तो जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पे क्लोरीन हमारा अपोजिट साइड पे लगा हुआ है, तो ये हमारे ई के अंदर आएगा, और ये हमारे जब सेम साइड पे लगाए तो हमारे जेड के अंदर आएंगे। यानी कि अगर मैं सिंपली आपको बोलूं तो जो हमारा जेड वाला होता है वो हमारा सिस को प्रेफर करता है, और जो हमारा ई वाला है अपोजिट वो हमारे ट्रांस को यहाँ पे शो करता है। इस तरह आपको ई जेड लगे। उसके अलावा थोड़ी बहुत बात है कि जो ई वाले होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। और क्यों होती है, क्योंकि ये थोड़े से अपोजिट साइड होते हैं, इन्हें एक दूसरे वो नहीं पड़ता फर्क इतना। और जो ये वाले होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा इनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट, और इनका थोड़ा सा लोअर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ई और जेड के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस एक्चुअल में क्या होती हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, तो देखो पहली बात, ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। पहले कम आता था लेकिन आजकल आ रहा है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लेटेस्ट वाले बनाए वहां जाके चेकआउट कर लेना। अभी बस इतना जानो कि स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होता है। मेनली जो हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक होती है ना, तो ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हमारे नॉर्मली होते हैं, देखो जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, तो जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे मान लो Br2 के साथ करवाया, तो ये अलग अलग हमारे प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ये हमारा इक्वल बेस पे बन रहा है, किसी को ऐसा नहीं है कोई ज्यादा वो नहीं है, हमारा सेम ही बेस पे बन रहा है। लेकिन जो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं, इसके अंदर जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है, ये कोई सा एक हमारा ज्यादा होता है दूसरे से। जैसे मान लो यहाँ पे ये प्रोडक्ट था, इससे ये बना, तो ये हमारा 25% बना, लेकिन इधर वाला हमारा 75% बना है। तो इसमें एक हमारा प्रोडक्ट
दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में बनता है, इसीलिए इनको स्टीरियो सिलेक्टिव बोलते हैं। और जिसमें हमारा इक्वली बेस पे बनता है इसको हम स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे कम समझ आएगा क्योंकि एक लॉन्ग टॉपिक है, तो इसको आप डिटेल्स में जाओ और मेरी लॉन्ग वीडियो में जाकर अच्छे से देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक हमारा आता है कि इलस्ट्रेट द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो वैसे इथेन वगैरह के लिए इसको हमने अच्छे से देख लिया था, साइक्लोहेक्सेन के लिए थोड़ा सा देख लो। ये जो हमारे प्रोजेक्शन होते हैं ना न्यूमैन वाले, एक होता है हमारे स्टैगर्ड और एक हमारा होता है इक्लिप्स्ड। तो भाई सारे यहाँ मैंने नहीं, थोड़ा बहुत देखो, आप देख लेना, टाइम थोड़ा कम था तो मैंने ऐसे ही मैनेज किया है। तो ये हमारा स्टैगर्ड वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ये इस तरह का होता है CH2 CH3 और ये बिलो द प्लेन, ये हमारे अबव द प्लेन होते हैं। एक CH2 अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा चेकआउट कर लेना। अब हमारी बारी आती है एट्रोप आइसोमेरिज्म एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो ये क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे हमारा ये परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो यहाँ पे जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना वो सिंगल बॉन्ड पे एक दूसरे से अटैच है। और ये क्या होता है कि ये रोटेशन करते हैं, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होती है, यानी कि बहुत ज्यादा रोटेट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए ये जो फॉर्म मतलब इतनी ही रोटेशन इनके अंदर होती है। इसको भी लॉन्ग में देखना, ये अच्छे से आता है। अब ये इस तरह मान लो कि ये हमारा एक है तो ये दूसरा है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर अब मैं यहाँ कैसे दिखाऊं इसको, जो मैंने वीडियो बनाई है ना वहां मैंने अच्छे से पूरा बनाकर आपको दिखाया है कि प्रोजेक्ट के फॉर्म में, तो जाओ भाई उसको जाके देखो। तो वहां पे बताया कि ये पूरा ना रेस्ट्रिक्ट फॉर्म में होता है और उस वजह से ये हल्का सा रोटेट हो पाता है। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो बाइफिनाइल एट्रोप आइसोमर्स है, तो यहाँ पे देखो COOH है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ NO2 है ये। तो जब इसका रोटेशन हो रहा है ना हल्का सा हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ देखोगे थोड़ा सा रोटेट हो गया हमारा, ये CO2 हमारा नीचे आ गया, NO2 हमारा ऊपर चला गया, यहाँ NO2 नीचे आ गया, CO2 हमारा ऊपर चला गया। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में ये थोड़ा सा होते हैं। अब इसको दिखाना ऐसे थोड़ा है, मैंने वहां पे अच्छे से आपको बना के दिखाया था, लॉन्ग वीडियो में जाओ और देखो। और इंपॉर्टेंट है देखो, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव और एट्रोप आइसोमेरिज्म, ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है जो आजकल मतलब अभी जो करंटली एग्जाम चल रहे हैं उसमें अच्छे से आ रहे हैं। तो भाई जाओ और लॉन्ग में भी इसको अच्छे से देख कर आओ। तो ये हो गया यूनिट सेकंड के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। तो इसमें बेसिकली हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, देन बस स्ट्रक्चर एंड यूज ही आपको सबके बारे में बताने होंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे नॉर्मली हमारे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है जो हमारे बेंजीन वगैरह या कुछ भी होगी, जैसे मान लो ये बेंजीन हो गया, कुछ भी हमारे हेट्रोसाइक्लिक हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ये नॉर्मल साइक्लिक हैं, तो अब क्या करते हैं कि जैसे कार्बन लगा हुआ है हर तरफ, तो यहाँ पे सेम हमारा एलिमेंट लगे होते हैं, यहाँ पे जो सेम ही सेम हमारे होते हैं, इनको हम यहाँ पे बोल देते हैं होमोसाइक्लिक, क्योंकि सेम है। अब क्या होगी, अगर मैं किसी भी एक कार्बन को निकाल के इसकी जगह कोई दूसरा ऐड कर दूं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने किया इसकी जगह नाइट्रोजन या कुछ भी लगा दिया, तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ मान लो मैंने एक नाइट्रोजन लगा दिया, या किसी में मैंने क्या किया, मान लो ये हमारा था तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया। तो इस तरह के जो हमारे कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई भी एक कार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई एक हेट्रो एटम लगा देते हैं। हेट्रो एटम वो एटम होता है जो अदर देन कार्बन होता है, तो उसी को हम यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं। तो इसकी यूनिट 3 हमने ऑलरेडी कर ली थी, बहुत इंपोर्टेंट, पहले कवर कर ली थी। अब यूनिट 4 भी जो बची हुई थी वो मैंने करा दी, अगर आपने नहीं देखी हो जाके देख लेना। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर दो साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन डिफरेंट एटम अदर देन कार्बन इन अ रिंग। रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई जो अदर एक एटम होता है प्रेजेंट, तो उसी को हम हेट्रो एटम और पूरे को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं। अब मोस्टली जो हमारे हेट्रो एटम है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर ही लगे होते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा पायरोल, फ्यूरेन या फिर ऑक्साजोल हो गया। तो पायरोल में आपको दिख रहा होगा ये हमारा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे N लगा होता है, N के साथ H भी है, और फ्यूरेन में हमारे यहाँ पे नीचे ऑक्सीजन लगा होता है। तो ये आपको दिख रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया, बाकी इन्हीं के बारे में जो लॉन्ग में, वैसे जो पूरा का पूरा लॉन्ग वाला है, 3rd 4th 5th यूनिट से लॉन्ग में ज्यादा आते हैं, शॉर्ट में बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे आता है गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। तो पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन में सबसे ज्यादा पायरोल का होता है, फिर फ्यूरेन आता है, फिर हमारा थायोफिन आता है। इनकी रिएक्टिविटी किस बेस पर है, इसको लॉन्ग में मैंने अच्छे से समझाया है, आप जाके देख लेना। शॉर्ट में बस लिख कर आ जाओगे, आपके लिए बहुत है। फिर आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 हेट्रो एटम। तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में लिखना है जिसमें 2 हेट्रो एटम थे। तो यहाँ पे एक हमारा हो गया थायाजोल, जिसमें एक यहाँ पे S है और एक हमारे यहाँ पे N प्रेजेंट होता है। और इधर हमारा आ जाता है आइसोथायाजोल, जिसमें हमारा इधर N है और इधर एक S प्रेजेंट होता है। तो ये दो हमारे सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहते, ये हमारा थायाजोल हो गया जिसमें एक S है, एक हमारा N प्रेजेंट है यहाँ, और ये हमारा आइसोथायाजोल हो गया जिधर S और N हो गया। तो ऐसे ही हमारे 2 कंपाउंड हो गए हेट्रोसाइक्लिक वाले जिसमें 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट हुए। अब आपको हेट्रोसाइक्लिक में से किसी की भी एक रिएक्शन आ सकती है, जैसे यहाँ है व्हाट इज द रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ फ्यूरेन, यानी कि जब हम फ्यूरेन की रिडक्शन यहाँ पे रिड्यूशन करवाएंगे तो कौन सा रिएक्शन हमारा बन के आता है। तो अगर हम फ्यूरेन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा THF यानी कि टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन बना देता है। अब जैसे ये हमारा फ्यूरेन है, तो फ्यूरेन की अगर हम यहाँ पे क्या है 2H2 यानी कि हमें यहाँ रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शन में हमारे हाइड्रोजन की एडिशन होती है। तो जब हम यहाँ पे ये करवाएंगे सिंपल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो देखो ये हाइड्रोजन हमारे क्या होंगे, इधर
इधर और इधर ऐड हो जाएंगे, तो ये जो हमारा था डबल बॉन्ड ये हमारा हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन बन जाएगा THF। तो यहाँ पे वही है कि व्हाट इज द रिडक्शन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो THF यानी कि टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन हमारा प्रोडक्ट बन जाता है जब हम फ्यूरन की रिडक्शन करवाते हैं। बाकी अब हमारा क्वेश्चन आता है वाई पायरिडिन इज बेसिक इन नेचर। तो पायरिडिन बेसिक नेचर में क्यों होता है, तो सिंपल यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा होता है पायरिडिन, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा पूरा बेंजीन की रिंग में लास्ट में हमारा N लगा होता है, इसी को हम यहाँ पे पायरिडिन बोल देते हैं। अब ये हमारा बेसिक क्या होता है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है हमारा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास हमारे प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर। और अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कंसेप्ट, जो हमारे ल्यूइस थे उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है या कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो वो हमारा होता है बेस। क्या होता है, बेस हो रहा है। और यहाँ पे तो नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर को डोनेट भी कर सकता है, तो इसीलिए ये हमारा हो जाता है बेस। और इस नाइट्रोजन के बेस होने की वजह से हमारा ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है, बेसिक इन नेचर हो जाता है। तो इसीलिए जो पायरिडिन है वो हमारा बेसिक होता है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या था कि अगर हम पायरिडिन को क्या करें, एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो साल्ट बनाता है। और हमने क्या अच्छे से जाना था कि जैसे हमारा एसिड होता है और एसिड प्लस बेस, अगर हम सिंपल देखें हमारा एसिड हो गया और बेस, अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा साल्ट फॉर्म होता है। तो अगर हमने क्या देखा कि ये हमारा बेस है, तो अगर हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा साल्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बेस ही होगा। तो सिंपल यहाँ पे है कि जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा बेस साल्ट फॉर्म होता है। इससे पता चलता है कि ये बेसिक नेचर का होता है। तो वैसे ये हमारा वीक बेस होता है, क्योंकि इसमें हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, और इस रेजोनेंस की वजह से क्या है कि ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से क्या है कि ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन अब अगर एक क्वेश्चन बनता है कि पायरोल के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो कौन ज्यादा बेसिक होता है, तो अगर पायरोल के साथ कंपेयर करते हैं तब हमारा क्या हो जाता है कि ये ज्यादा बेसिक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है बेसिकली कि ये जो हमारा पायरोल है वो ज्यादा स्टेबल निकल जाता है। ज्यादा स्टेबल मतलब क्या है, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा, बेसिटी उतनी कम। तो इन दोनों के केस में क्या है कि इसकी बेसिटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल सी बात है। ये हो गया लॉन्ग में, आप भाई जाके देख लेते हैं, यूनिट 3, 4 सारी कवर है। उसके बाद यहाँ याद करें डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ ऑक्साजोल। तो ऑक्साजोल का क्या होता है, ये ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर है, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बाकी ये एंटी इन्फ्लामेटरी में भी यूज किया जाता है। फिर आता है फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ क्विनोलोन एंड आइसोक्विनोल। तो क्विनोलोन हमारा एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी में यूज करते हैं, और एंटी मलेरिया और एंटी कैंसर की तरह भी यूज कर सकते हैं। आइसोक्विनोल को हम एनाल्जेसिक यानी कि दर्द वगैरह में, एंटी साइकोटिक जो दिमागी बीमारी होती है उसमें, और एंटी अरिथमिया हमारे हार्ट की जो रिदम होती है उस समय भी हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो ये हमारा होता है क्विनोलोन जो हमारा स्ट्रक्चर, और ये हमारा आइसोक्विनोल हो गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ पायरिडीन के बारे में। तो पायरिडीन जो मैंने अभी आपके लिए बनाया था ये होता है पूरा का पूरा बेंजीन में हमारे एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच, नाइट्रोजन सॉरी यहाँ पे अटैच है एक एलिमेंट। उसके बाद ये हमारा एज ए एंटी वायरल की तरह काम करेगा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी काम करता है, बाकी कार्डियोवास्कुलर एजेंट की तरह भी ये काम करता है। और इसका मतलब हमारा आता है इमिडाजोल। तो इमिडाजोल ये पूरा आपको दिख रहा होगा। अब ये एज ए एंटी एमोबेटिक एजेंट और एमीबिया वगैरह में इसमें हेल्प करेगा, हमारी जो अमीबिया से नुकसान वगैरह होता है उसमें हेल्प करता है। उसके बाद मेथिमाजोल और कार्बेमाजोल हमारे होते हैं, इसी से बनते हमारे ड्रग, वो हमारे एज अ एंटी थायराइड ड्रग की तरह भी काम करते हैं, जो हाइपर थायराइडिज्म में भी हेल्प करते हैं हमारी। देखो ये चीज है, अब आपको कोई समझाने वाला वो तो है नहीं, बस स्ट्रक्चर यूज है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत यहाँ देख सकते हो, इंडोल का यहाँ लिख नहीं पाया तो आप इसको लिख भी यहाँ पे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे थायाजोल, एजिपाइंस और एक्रीडीन के बारे में। तो थायाजोल का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी थायाजोल हमारा एज अ एंटी बैक्टीरियल, एज अ एंटी फंगल की तरह काम करेगा, बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेगा, फंगल को मारने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी काम करेगा, जो हमारी इन्फ्लामेशन होती है उसको कम करेगा, और एंटी वायरल जो हमारे वायरस से जो बीमारी होती है उसमें भी हमारी हेल्प करता है। फिर हमारी आती है एजिपाइंस। तो एजिपाइंस हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे एज अ एंटी कन्वल्सेंट की तरह काम करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी काम करते हैं, यानी कि जो हमारे सीजर्स वगैरह होते हैं ना उसमें हमारी हेल्प करते हैं, डिप्रेशन में जब चले जाए, और दिमाग की बीमारी में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर में भी हेल्प करते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर हमारा आता है एक्रीडीन, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये एज अ एंटी मलेरियल और एज अ एंटी बैक्टीरियल काम आता है, और वायरल सॉरी, और इसके अलावा ये एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम आता है, और टॉपिकली एनेस्थेसिया, यानी कि कहीं लोकल वगैरह पे कहीं एनेस्थेटिक शून्य करनी हो जगह है तो उसमें भी हम इस एक्रीडीन का यूज करते हैं। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है डिफाइन कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये टॉपिक वैसे हमारा स्टार्टिंग में ही आ जाता था, यहाँ रोल नहीं है इसका। तो ये कन्फर्मर्स बेसिकली क्या होता है, एक होता है स्टैगर्ड फॉर्म, एक होता है हमारा एक्लिफ फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म हमने देखा होगा, ये इस तरह करके हम यहाँ पे मतलब अपोजिट जाता है, इधर अपोजिट जाता है, और इधर 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 इधर, ये हमारा था स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिफ फॉर्म क्या होता है कि यहाँ पे हमारा इस तरह है, तो ये हमारा अपोजिट ना जाके, जैसे ये मान लो इधर इधर गया और यहाँ पे ये इधर इधर गया, तो अब क्या होगा
सॉरी इधर, और ये बिल्कुल चिपक के इस तरह होगा यहाँ पे, और इस तरह चिपक के होता है हमारा। तो जब ये ऐसे बिल्कुल पास होते हैं तो इसको हम इक्लिप्स बोल देते हैं, और जब ये बिल्कुल ही अपोजिट में होते हैं तो इसको हम स्टैगर्ड बोल देते हैं। तो ईथेन का इसी तरह का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। थोड़ा बहुत आप अच्छे से बना के आ जाना, मैंने यहाँ पे अच्छे से बना दिया। हर तरफ आपको बस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 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 अटैच करने हैं सब तरफ। तो ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म है, ये हमारा इक्लिप्स फॉर्म है। थोड़ा सा डिफाइन यहाँ पे इसको किया गया है। तो जो स्टैगर्ड होते हैं वो हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, और जो इक्लिप्स होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, और इसमें ओवरलैपिंग पैटर्न होता है। मैंने बोला एक तरह से एक दूसरे के जस्ट पीछे होते हैं, दिखाने के लिए थोड़ा सा साइड में लिखा जाता है। तो ये कन्फर्मर्स हो गए। इसके अलावा अब हमारी बारी आती है यूनिट 5th के बारे में। तो यूनिट 5th में हमारे क्या क्या आते हैं, कुछ नेम्ड रिएक्शन है, तो उसका मैकेनिज्म आपको 2 नंबर में लिखना है, वो लॉन्ग में लिखना है। यहाँ पे सिंपल आपको उसकी डेफिनेशन और यही सारी बातें लिखनी है। तो गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डेकिन्स रिएक्शन। तो डेकिन रिएक्शन में क्या होता है कि इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड बेस। यानी कि सिंपल हमारे मान लो यहाँ पे ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जा रहा है। तो ये हमारा CHO है, यहाँ से हमारा OH एक जाएगा और वो इसको रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करके यहाँ पे कैटाकॉल बना देता है। इसी रिएक्शन को हम यहाँ पे डेक्कन रिएक्शन बोल देते हैं। सिंपल ही बात है, एक बेस की प्रेजेंस में ये हमारा होगा, और H2 हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, H2O2। हमारा सेकंड आता है गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन बर्च रिडक्शन। बर्च रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन और वो हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल, वही सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन वगैरह है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, या तो हमारा यहाँ पे सोडियम होगा या लिथियम या फिर पोटेशियम, एंड एल्कोहल, और नीचे हम एल्कोहल भी ले लेते हैं, इन लिक्विड अमोनिया इन अ साइक्लोहेक्साडाइन्स कंपाउंड। अब जैसे ये मान लो हमारा बेंजीन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और NH3, और यहाँ पे अल्कोहल, हमने सारा ही कुछ ले लिया। तो अब पता है कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, जैसे मान लो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हमारे ये इधर इधर एक एच जुड़ा है, इधर एक जुड़ा है। अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे, तो अगर मान लो इधर और इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि भाई कार्बन का 4 ही जुड़ सकते हैं। तो इधर इधर और इधर इधर 2 जगह हमारे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जुड़ जाएंगे 2 जगह, और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड था वो एक कम हो जाएगा, और हमारा फाइनली हमारा ये बनेगा कंपाउंड। और ये हमारा एक एरोमेटिक तो है, लेकिन मतलब पूरा वो नहीं बचा, तो इसका नाम क्या है, 1,4 साइक्लोहेक्साडीन बचा। यानी कि बेंजीन एक तरह से हमारी खत्म हो गई है, तो 1,4 साइक्लोहेक्साडीन हमारा कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। तो ये थी हमारी बर्च रिडक्शन, और इन सबके मैकेनिज्म आपको डिटेल्स में हमारी एक ही वीडियो है यूनिट 5th की, रिडक्शन ऑफ सिंथेटिक एविडेंस, उसमें सारी की सारी रिएक्शन हमारी नेम रिएक्शन कंप्लीट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बारी आती है डिस्कस द क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि इट इज अ रिएक्शन, देखो कंडेंसेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इसीलिए इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इट इज अ रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे 2 कार्बोनिल के कंपाउंड लेने हैं, और ये बेसिकली हमारा ये जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है। वन ऑफ विच शुड कंटेन एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन, एंड आल्सो लैकिंग ऑन अल्फा हाइड्रोजन, और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड होता है ना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअल में क्या होता है, तो जैसे मान लो कि अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई भी हमारा एक मेन है, जैसे मान लो ये हमारा CH3 है और ये हमारा CHO है, तो ये जो हमारा होता है मेन एक हो गया हमारा सिंपल फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ वाले कार्बन को हम यहाँ पे अल्फा कार्बन बोल देते हैं। अब जैसे इसको मैं थोड़ा डिटेल में बनाऊं, ये बन गया और यहाँ पे CHO है, तो ये हमारा हो गया मेन हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ वाले कार्बन को हम यहाँ पे अल्फा कार्बन बोल देते हैं। अब इसके साथ जितने भी हमारे हाइड्रोजन लगे होंगे यहाँ पे, इन सबको हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एक के पास होना चाहिए, एक के पास नहीं होना चाहिए। तो जो बेंजल्डिहाइड है इसके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा मेन हो गया ग्रुप। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा कार्बन है, अब कार्बन के पास इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन है, और इधर एक कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, अब सिंपली जो कार्बन है उसके बाद एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, और हाइड्रोजन की कमी की वजह से क्या है कि इसके पास जब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा कार्बन तो है लेकिन कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसीलिए बेंजल्डिहाइड हमारा एक लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हो जाता है। बाकी जो हमारा एसीटोन है, अब इसके बाद देखोगे कार्बन है, कार्बन और ये CO ग्रुप हो गया हमारा मेन। अब इसके बाद जो कार्बन है ये अल्फा हो गया, और इसके बाद 3 हाइड्रोजन है तो ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH QH की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो कैसे होता है, तो ये जो कार्बन है ना, ये हमारा यहाँ पे जाके बाइंड करता है, कहाँ पे, यहाँ पे, और इधर हमारा क्या है पार्शियली, देखो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर से एक हमारा H निकल जाता है और ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ये
जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखो ये पूरा हो गया, CH हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ से O नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड हमारा बन जाएगा, ये CH जुड़ जाएगा। ये अब इसमें बाद में हमारा H2O रिमूव होता है, ये पूरी हमारी कंप्लीट बना हुआ है, बाद में हमारा CH2 रिमूव होता है। तो स्टार्टिंग में तो हमारा ये यहाँ जुड़ के पूरा बनता है, बाद में हमारा इधर से एक H और इधर से ये OH हमारा हटने के बाद हमारा ये वेंजल एसिटोफिनोन बनता है। अब ये बहुत डिटेल्स में है, तो मैकेनिज्म जाके आप वहाँ चेकआउट कर लेना। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि हमारा ये इस तरह पूरा का पूरा बन जाता है यहाँ पे। तो ये हमारी होगी क्लेसन सिमिट्स कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बारी आती है सिमिट्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो इस रिएक्शन में क्या है कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा एल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों में से कोई सा भी एक रिएक्ट करता है हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में और वो अमाइन या फिर अमाइड हमारा बनाता है। तो जैसे हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा होगा, ये हमारा हाइड्रोजोइक एसिड है, यहाँ पे N3 और एक H हमारा जुड़ा हुआ है, और ये हमारा इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे और H2O वाले की प्रेजेंस में हो रहा है। तो अब देखो जाए यहाँ पे ये R है ना, तो इस R के साथ में इस NH2 यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा हमारा जो यहाँ पे, और ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे CO2 निकल गया और यहाँ पे ये N2 हमारा बाहर निकल जाएगा। देखो N3 थे हमारे, तो N3 थे, मान लो ये N, तो एक N हमारा जाके जुड़ रहा है यहाँ पे, एक N हमारा, और ये H एक है जहाँ का, एक है यहाँ का, तो ये NH2 हमारा जुड़ गया इस R के साथ में, तो हमारा अमीन बन गया। ठीक है, अब ये H चला गया, ये H चला गया, बचा गया COO और यहाँ पे 2 N बचे हैं, तो CO2, ये CO2 हमारा पूरा बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकल गया, अब बचे 2 N, तो ये N2 हमारी यहाँ पे बाहर निकल जाती है। इस तरह हमारी सिमिट्स रीअरेंजमेंट होता है। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ भी घटा बढ़ा नहीं है, जो भी हमारे दोनों थे ये आपस में मिक्स करके हमारा रीअरेंज होगा इस तरह से, इसीलिए इसको सिमिट्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। अब हमारी बारी आती है बॉफ किशनर रिडक्शन के बारे में। तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजोन बना देते हैं। तो ये एल्डिहाइड कीटोन, इसमें आपको पता है कि अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ R ग्रुप जोड़ दें तो हमारा कीटोन हो जाएगा, और एक R जोड़ दें, सिर्फ यहाँ H जोड़ दें तो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, इसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये H2 हमारा क्या करेगा, इधर जाके मतलब अटैक हो जाता है यहाँ पे। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये H2 ये ऑक्सीजन ये मिला हमारा और H2O की फॉर्म में बाहर निकल गया। अब बचा क्या, NH2 बचा ना, तो ये वाला N देन क्या करेगा, यहाँ पे जाके इस कार्बन के पास जाके अटैच कर जाएगा डबल बॉन्ड की फॉर्म में। तो ये N के साथ यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और N पे 3 जुड़ सकते हैं तो यह डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे सिंगल के साथ NH2, ये पूरा NH2 जुड़ गया। तो ये हाइड्रोजन ने H2 ने हमारे इस ऑक्सीजन को उठा के H2 बाहर निकाल दिया। अब ये कार्बन का जो खाली जगह बची वहां जाके ये N पूरा जुड़ गया इस पूरे साथ को लेके, तो हमारा इस तरह पूरा हाइड्रोजन बन के तैयार हो जाता है। लास्ट हमारी रिएक्शन यहाँ पे आती है डिस्कस द क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये हमारी वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कीटोन्स का, या फिर एल्डिहाइड भी हम ले सकते हैं, और ये हमारे एल्केन्स बना देते हैं यूजिंग जिंक एमालगन। जो जिंक एमालगन हमारा होता है ये ZN ऐसे ही होता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ये हमारा कीटोन था, आपको दिख रहा होगा। अब कीटोन ने क्या किया, इनकी प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ से देखो ये हमारा सेम था, ये जो C है ना इसमें ये O हमारा हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे हमारा क्या H2 यहाँ पे जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पूरे के पूरे एल्केन्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये था पूरा हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे ये हमारी सारी रिएक्शन हो चुकी है। अब देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो टाइम बहुत कम था इसलिए हमने सारे सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस है ना, इनको आप खुद से चाहे सॉल्व कर सकते हो कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ पायरिडिन की क्या होती है, सिस ट्रांस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और ये स्क्रॉप सिंथेसिस क्या होती है क्विनोलोन की, इसको चेकआउट कर लेना। फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में, तो बेसिकली हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट तो पढ़ लिया, जिंक अमालगम, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो ही गया हमारा पूरा का पूरा। इसके बाद केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड डायरेक्ट इनटू एल्किन, एल्डिहाइड से एल्केन में कन्वर्ट, तो ये भी हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन होती है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ही हम यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा इंडोफेनिन टेस्ट भी पूरा किया जाता है, तो इसके बारे में देख लेना, और लास्ट में आपकी ओपेनहाउयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी देख लेना। तो ये थी पूरी की पूरी बातें इन सब के बारे में। आई होप आपको अब जो है अच्छे से सारा कुछ समझ आ गया होगा। बाकी एक हमारा क्वेश्चन और है, राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू शो GI, यानी कि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं, ऐसा नहीं करनी पाए, टाइम वगैरह कम था, अब वीडियो हमारी बनी रही है तो अब मैं क्या बोलूँ। तो अब आपको यहाँ पे जो भी कुछ दिख रहा है आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा, और ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। यूनिट 1 जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 1 और 2 में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हमने भी अच्छे से यहाँ पे कवर करके आपको दिखाए हैं। 3rd 4th में मोस्टली स्ट्रक्चर यूजेस थे, और लास्ट में नेम्ड रिएक्शन थे, तो लगभग 5-6 रिएक्शन हमने कवर कर लिए हैं जो फंस सकती हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको वीडियो कैसे भी कमेंट करके बताओ। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कमेंट करके लिखो, बाकी इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो भी कुछ डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।